आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ खबर सुल्तानगंज से आ रही है, जहां पर झड़प देखने को मिली है। आपको बताते चले कि झड़प के बीच फायरिंग की भी खबर सामने आ रही है। 3 लोगों को इस दौरान गोली लगी है। घायलों को फिलहाल इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। देर रात की यह घटना बताई जा रही है, जब आपस में विवाद शुरू होता है और विवाद झड़प का रूप ले लेता है और इसी दौरान गोलीबारी भी की गई, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी है। देर रात की यह घटना, तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अंबेडकर हॉस्टल के छात्रों के साथ स्थानीय लोगों की झड़प होती है और दोनों ही तरफ से, छात्रों की तरफ से भी और स्थानीय लोगों की तरफ से इस दौरान फायरिंग की गई, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी है। इन तीनों को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद इस कदर बढ़ा कि झड़प और फायरिंग की घटना होती है। हालांकि पुलिस अब स्थिति को कंट्रोल में होने का दावा कर रही है। अगली बड़ी खबर सीवान से, जहां पर शराबियों को पकड़ने के लिए, शराब तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम पहुंची थी और इसी दौरान पुलिस टीम के ऊपर ही हमला कर दिया गया है। ये बड़ी खबर सीवान से, जहां पुलिस टीम पर निशाना साधा गया। बताते चले आपको कि शराब के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम पहुंची हुई थी और हमले में 5 पुलिसकर्मी और चौकीदार घायल हो गए। मामला पचरुखी थाना क्षेत्र का बताया जाता है। असामाजिक तत्वों की तरफ से हमले की बात कही जा रही है। इस दौरान पथराव किया गया। पथराव के दौरान 4 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि पचरुखी थाने की पुलिस शराब के आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए यहां पर पहुंची हुई थी और तभी असामाजिक तत्वों की तरफ से पुलिस टीम को निशाना बनाया गया। ताबड़तोड़ पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। मंद्रापाली की यह घटना, असामाजिक तत्वों ने हमला किया है पुलिस वालों के ऊपर ही। और अब बात न्यूज 18 के खबर के असर की। जी हां, न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी और बताया था कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आरजेडी की तरफ से जगदानंद सिंह को ही एक बार फिर से कमान दी जाएगी और इस खबर पर मुहर लगती हुई जगदानंद सिंह के पास ही कमान जा रही है। इसे लेकर दोपहर के 12 बजे उनकी तरफ से नामांकन किया जाएगा। आपको बताते चले कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव दोनों के ही विश्वस्त और करीबी जगदानंद सिंह के ऊपर एक बार फिर से भरोसा जाहिर किया गया है। उन्हें ही प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई और इसे लेकर आज वो नामांकन करते नजर आएंगे। उनके नामांकन के दौरान तेजस्वी यादव खुद उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। और अब बात घुसपैठ की एक बड़ी चुनौती की, जिसे बांग्लादेश से भारत की सीमा में प्रवेश करने वाले लोगों के तौर पर एक बड़ी और कड़ी चुनौती के तौर पर हमेशा से पुलिस की तरफ से देखा और समझा गया है। लेकिन इसके बावजूद इसे रोकने में कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है और इसी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। आंतरिक सुरक्षा से लेकर सीमावर्ती इलाकों की अगर बात की जाए तो इन इलाकों में हालात ये हैं कि सीमांचल के क्षेत्र की अगर खास तौर पर बात करें तो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए ये सेफ जोन बन चुका है। सीमांचल में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को अहम माना जा रहा है, क्योंकि वो इस क्षेत्र के दौरे पर हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दौरे पर जब वो पहुंचेंगे तो यहां पर घुसपैठ की इस बड़ी समस्या पर भी चर्चा संभव है। देश की सुरक्षा के लिए ये घुसपैठ इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती और बड़ा खतरा है। बांग्लादेश से घुसपैठ पर रोक कैसे लगेगी, लगाम कैसे लगाया जाएगा, इस पर भी चर्चा संभव है। न्यूज 18 की टीम ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर का जायजा लिया। संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ न्यूज 18 बिहार झारखंड के इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात को समझने की कोशिश की है, क्योंकि इसी इलाके में, इसी सीमांचल के क्षेत्र में अमित शाह की तरफ से दौरा किया जाने वाला है। इस वक्त हम मौजूद हैं भारत बांग्लादेश सीमा पर, पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में इस वक्त हम मौजूद हैं और यह
सीमा है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे फेंसिंग किया हुआ है और यहाँ पर भारतीय सेना के जवान जो है वो लगातार पेट्रोलिंग करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस इलाके में घुसपैठियों को कैसे रोका जाए, तस्करी को कैसे रोका जाए, इन तमाम चीज़ों को रोकने की एक बड़ी चुनौती इनके पास होती है। और ख़ास तौर पर देखिए इस पूरे बॉर्डर पर, इस इलाके में जब हम बॉर्डर पर जाएंगे तो ये पूरे बॉर्डर पर इस तरीके के कटीले तार हमें दिखाई देंगे। और देखिए हम बॉर्डर के दूसरी ओर की तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से वहाँ पर ये बांग्लादेश का सीमा है, उस तरफ बांग्लादेश है और वहाँ पर भी जो कृषि कार्य हैं वो किए जाते हैं। खासतौर पर यहाँ पर चाय के जो बागान है, इस इलाके में बहुत सारा चाय का बागान है, तो वहाँ किसान आते जाते हैं, लेकिन वो नो मैन्स लैंड है। इस इलाके में किसानों को सिर्फ जाने की अनुमति है, उसके पहले उनका कार्ड बना होता है, पूरी चेकिंग होती है, तब उन्हें जाने दिया जाता है। तो न्यूज़ 18 की टीम भारत बांग्लादेश की सीमा पर पहुंची है और हमारे साथ हमारे एडिटर ब्रजमोहन सिंह भी मौजूद हैं। सर, हम सीमा पर इस वक्त मौजूद हैं। जो जवान हैं वो 24 घंटे यहाँ पर तैनात होते हैं। लगता है कि यहाँ पर कई चुनौतियाँ हैं इनके पास। चुनौतियाँ जो बातचीत करने के बाद पता चला, सबसे बड़ी चुनौती होती है कि यहाँ से पशुओं की जो तस्करी होती है वो काफी ज्यादा होती है। लेकिन ये जो फेंस है, जहां भी इस तरह के फेंस है वहां इस तरह की चीजें नहीं हो पाती है, लेकिन हरकतें इस तरह की होती हैं। कभी फेंस काट के इस तरह का मौसम का फायदा उठाते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ लाइटें लगी हुई हैं हर 100 मीटर के बाद। ये पूरा का पूरा जो एरिया है इसमें लाइट होता है, रात में भी होता है और 24 घंटे कोशिश होती है कि एरिया अनमेन्ड ना रहे। इसलिए जो गश्त होती है लगातार, ये गश्त का भी ये सिलसिला आप देखेंगे कि लोग रहते हैं, इनके पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। ये रोड, सड़कें बनी हुई हैं, मोटरेबल रोड्स हैं, तो इसमें रोड पे लोग जा सकते हैं, गश्त कर सकते हैं कभी भी। तो ये स्थिति कमोबेश मान सकते हैं कि ठीक है। ये जो बांग्लादेश के साथ में जो बॉर्डर लगता है ये तनाव वाला एरिया नहीं है। लेकिन कई बार वो जो घुसपैठिए होते हैं वो इस कटीले तार को भी काट देते हैं। खबर हमने ये भी एक बार देखा था कि सुरंग बना दिया था, इसी तरीके का चाय का बागान था और सुरंग पूरा बना दिया था। बिल्कुल, सुरंग जब बनाया था, ये 2017 की शायद ये घटना 2017 के आसपास में हुई थी। तो ये इस तरह की घटनाएं भी होती हैं, तो बेशक उसको ट्रैक करने की कोशिश करता है। लेकिन इन चीजों को आप कंप्लीटली एक तरह से ये कह देंगे कि बंद हो जाएगा, बंद होने की स्थिति नहीं होती है। इसी वजह से ये 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं और जो पेट्रोलिंग पार्टी होती है लगातार इस साइड में, आप जो अपना फेंस है भारत का, इस साइड में लगातार गश्त का सिलसिला चलता रहता है। और बांग्लादेश में भी नो मैन्स लैंड में हम किसानों को खेती के लिए जाने देते हैं। बिल्कुल, बांग्लादेश के साथ में अमूमन जो भारत का रिश्ता रहा है वो ठीक ही रहा है। हालांकि पहले कुछ वारदात इस तरह के हुए थे बहुत सालों पहले, जब बीएसएफ के कुछ जवानों की हत्या हुई थी, हमें याद है। लेकिन कमोबेश आप देखें तो चीन बॉर्डर के मुकाबले या जो पाकिस्तान के साथ में अपने रिश्ते हैं उसके मुकाबले अपना वर्किंग रिलेशन बांग्लादेश के साथ में ठीक रहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ये कहा जाता है कि स्थानीय जो पुलिस है उसका सहयोग अच्छे से नहीं मिल पाता है। राज्य सरकार कहीं ना कहीं इतना कहा जा सकता है कि बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाती इन चीजों में। देखिए, सेंटर की तरफ से अभी जो एक नया निर्देश आया कि 50 किलोमीटर जो बॉर्डर है फेंस के दोनों साइड में, तो उसमें जाके बीएसएफ जाके उसमें इंटरवीन कर सकती है अगर कहीं इस तरह का वारदात होता है। तो उसी को लेके आपने देखा होगा कि कुछ स्टेट में, जिसमें वेस्ट बंगाल भी शामिल है, जिसमें पंजाब में भी आपने देखा कि वहां भी इसका विरोध हुआ कि आखिर 50 किलोमीटर तक की जो सीमा है उसमें क्यों इनको इतना ज्यादा क्षेत्राधिकार दिया जा रहा है कि वहां जाके वो चेक कर सके, रेड कर सके। तो इसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि कुछ जो एरियाज हैं वहां खतरे भी ज्यादा है। तो इसलिए इस बात को समझना पड़ेगा कि बीएसएफ को ये राइट्स क्यों दिए गए हैं कि जाके आप रेड करें। मोस्टली जो ड्रग्स लाया जाता है उसको लेके काफी ज्यादा खतरा रहता है। उसमें लोकल एजेंसीज के साथ हम मिलकर काम करते हैं, जो हमारी सेंट्रल एजेंसीज हैं वो भी उसमें लगे रहते हैं। तो ये एक बिल्कुल कोऑर्डिनेशन का काम है। और जो यहाँ गृह मंत्री आ रहे हैं अमित शाह, तो उनकी भी मुलाकात होगी। और जो खतरे हैं, दूसरा जो बॉर्डर अपना नेपाल के साथ है, ये बांग्लादेश के साथ है, जो मीटिंग होगी वो बांग्लादेश वो नेपाल बॉर्डर पे होगी। तो वहां भी लगातार जो खतरे हैं ऊपर से, स्पेशली जो चाइना का जो एक एग्रेसिव स्टैंड रहा है, तो उसको लेके समझना और उन सब चीजों को लेके जो पॉलिसी फॉर्मुलेट करना, तो ये एक भारत सरकार की प्रायोरिटी में भी है। तो ये मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगी जो नेपाल बॉर्डर पे होगी एसएसबी के साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ये जो एरिया है यहाँ बीएसएफ के हवाले है ये पूरा का पूरा एरिया। तो इसमें आमतौर पे यही आप देख रहे हैं कि तस्करी होती है, कोशिश होती है उसको रोकने की, लेकिन यही है कि जो लोग लगातार इसी क्रम में लगे हुए हैं, इसी काम में लगे हैं, तो उसको रोकना थोड़ा कभी कभी निकल भी जाते हाथ से।
तो बिल्कुल अमित शाह के आने के पहले कहीं ना कहीं हम जब यहाँ के लोगों से भी बात करते हैं तो उनके जहन में भी एक सवाल आता है कि क्या परिस्थितियां बदलेंगी, क्योंकि कई चुनौती है। सीमांचल का जो पूरा इलाका है, एक और बांग्लादेश है, दूसरी ओर नेपाल है, कई जगह बॉर्डर खुला हुआ है, तो वहाँ से आवाजाही ज़्यादा होती है और ख़ासतौर पर जो आपराधिक गतिविधियाँ हैं वो भी होती हैं। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि अमित शाह जब यहाँ आएंगे तो कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर होगा। और ख़ासतौर पर कई जो सवाल हैं लोगों के जहन में कि आखिर जो समस्याएं हैं सीमांचल की वो कब दूर होंगी। लोग यह भी कहते हैं कि अमित शाह बड़े निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर में निर्णय लिया और पूरे देश ने इसे देखा, तो अब यह लोग यहाँ की उम्मीद कर रहे हैं कि सीमांचल के लिए भी अमित शाह जब आएंगे तो कोई न कोई बड़ा निर्णय जरूर लेंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, भारत बांग्लादेश सीमा। तो बिल्कुल एक बड़ा निर्णय लिया जाएगा, इसी की तरफ सभी आस लगाए बैठे हुए हैं। तो बिहार के सीमांचल के इस इलाके में गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये दौरा 23 सितंबर को प्रस्तावित है, यानी कि इस दौरान वो यहाँ पर मौजूद होंगे और इसी को लेकर अलग अलग ढंग से तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। बीजेपी जो है लगातार नीतीश सरकार पर आरोपों की बौछार कर रही है। उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि तस्करी और घुसपैठ ये एक ऐसे विषय हैं जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा और समझा जाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये जो इलाका है ये नेपाल और बांग्लादेश के बॉर्डर से सटता है और ऐसे में इस विषय को, इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा और इसके समाधान की कोशिश होनी जरूरी है। और केंद्रीय कानून की मांग बीजेपी की तरफ से इसे लेकर की जा रही है। ऐसे में बीजेपी नेताओं से बातचीत की हमारे संवाददाता सुब्रत गुहा ने। खासकर सीमांचल इलाकों में कई तरह के तस्करी हावी है। बताते चले यह इलाका बंगाल से सटा हुआ है और इसमें प्रमुख तरह से गो तस्करी, शराब तस्करी जैसा मामला इन दिनों जोरों पर है। इस बीच आपको बताते चले गृह मंत्री अमित शाह का दौरा भी होना है और शराब तस्करी को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल जो भाजपा के है ये मिलने आए हैं डीएम सर से। और ये इलाका जो है ये शराब तस्करी के लिए कितना हार्ड जोन बन गया है, इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले एमएलसी अशोक अग्रवाल जी है, उनसे बात करते हैं। सर, शराब तस्करी इस इलाके में काफी हावी हो गया, गो तस्करी है बांग्लादेश को किस तरह से? कटिहार जिला जो है बंगाल की सीमा से और झारखंड की सीमा से जुड़ा हुआ है और शराब तस्करी, चूंकि बंगाल में भी शराब मिलती है खुलेआम, क्योंकि वहाँ छूट है शराब पीने की, अब झारखंड में भी मिलती है, इसलिए सेफ जोन है कटिहार जिला। लोग शराब तस्करी के लाते हैं और लोगों में देने का काम करते हैं। इसलिए सरकार शराब की नीति जो लाई है समूची तरह फेलियर है ये नीति। इस मामले में पूरी तरह नीतीश कुमार की सरकार फेलियर है। शराब नीति पर पूरी तरह नीतीश कुमार की सरकार फेलियर है। धड़ल्ले से सभी जगह लोग शराब पी करके घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। ये जो घटना अभी हम लोग कुछ देर पहले आपको बता रहे थे कि प्राणपुर में हुई है, ये तो पूरे बिहार का मामला है। जिस तरह से सरकार कहती है कि हमारी शराबबंदी है, कहीं शराब का ये नहीं हो रहा है, लेकिन नहीं, गलत है। वो सरकार कहती कुछ है और होती कुछ है। सब जगह खुलेआम शराब बिक रहा है। देखिए, हमारा क्षेत्र जो है बंगाल के बॉर्डर पे आता है, तो वहाँ से तो गौ तस्करी, शराब तस्करी और बहुत तरह की तस्करी हो रही है, मगर प्रशासन कहाँ है? प्रशासन पैसा लेके वही तस्करी करे। कहाँ वो तस्कर के पास कहाँ पे जाके मिला? जहाँ पे उसको मारा गया वो तो काफ़ी हम लोग माने कि वो अंदर आ गया प्राणपुर क्षेत्र के अंदर, तब जाके उसकी मौत हुई है। तो वहाँ उस इतने दूरी में कहाँ था प्रशासन? ये जो सीमांचल का इलाका है ये गो तस्करी, घुसपैठ, इन मुद्दों पर बड़ी समस्या है इस क्षेत्र में और सरकार को जितना सचेष्ट होना चाहिए, निश्चित रूप से बिहार की सरकार इस पर सचेष्ट नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर काफ़ी गंभीर है। और अभी 23 तारीख को जो हमारे आदरणीय गृह मंत्री यहाँ आ रहे हैं और फिर किशनगंज में बैठक होने वाली है, उस बैठक में व्यापक चर्चा इस पर होने वाली है। तो निश्चित तौर पर जैसे कटिहार के भाजपा के तमाम नेता जो प्रतिनिधि मंडल वो बता रहे हैं कि शराब तस्करी तो एक विषय है ही, साथ ही जो गो तस्करी है, घुसपैठ है, उन जैसे मामले पर भी जो गृह मंत्री का दौरा हो रहा है उस पर बात रखा जाएगा और इस पर एक ठोस कानून की मांग किया जाएगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है आपदा प्रबंधन विभाग के अलर्ट से जुड़ी हुई, जिसमें मौसम विभाग की तरफ से लोगों को 1:30 बजे तक अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। अररिया, पूर्णिया और कटिहार ये वो जिले हैं जहां पर भारी बारिश, ठनका
की संभावना जाहिर की गई और ऐसे में एहतियात बरतने को लेकर ये अलर्ट इस वक्त जारी किया गया है। ठंड का और भारी बारिश का अलर्ट है पूर्णिया कटिहार के लिए, साथ ही साथ अररिया जिले के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। दोपहर 1:30 बजे तक लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। तो मौसम से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट, इस वक्त ठंड का और भारी बारिश का अलर्ट है और इससे लेकर पूर्णिया कटिहार और अररिया ये वो जिले हैं जहां पर लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। अनावश्यक आप घर से बाहर ना निकले। अररिया जिले के लिए भी अलर्ट को जारी किया गया है। कहा गया है कि भारी बारिश हो सकती है, ठंड का गिरने की भी संभावना है और इसके मद्देनजर सभी लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। और इस बीच देखिए लगातार कृषि मंत्री को लेकर जिस तरीके से बयान सामने आते रहे, उस बीच कृषि मंत्री सुधाकर सिंह की तरफ से केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधा गया है। क्या कुछ कह रहे हैं जरा आप भी सुनिए। केंद्रीय उर्वरक मंत्री को सबसे पहले यह जवाब देना था कि 17 सालों में बिहार में उनकी क्या उपलब्धि रही जिसके बदौलत वो बिहार के किसानों को फायदा पहुंचाने का दावा और दम्भ भर रहे हैं। और जिन समस्याओं के बारे में बोल रहे थे, क्या वो समस्याएं नई थी या पहले से चली आ रही थी? सबसे बड़ा सवाल की समस्याएं थी जिसके बारे में मंत्री बनते ही जो 1 महीना के तकरीबन हुए, हम इन समस्याओं की तरफ संकेत साफ शब्दों में किया था, जिसको मीडिया के बंधुओं में से एक वर्ग माना कि हम आलोचना ही अपनी सरकार कर रहे हैं, जबकि सही यही था कि यह समस्याएं गंभीर रूप से बिहार में पहले ही से है, जिस पर नकेल कसने की आवश्यकता है। और जिस तरह से 17 साल से बिहार में कृषि मंत्रालय को भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद किया, वह देश में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। जो कृषि रोड मैप आएगा वो बिहार के लिए नहीं देश के लिए रोल मॉडल होगा। बीज से लेके बाजार तक की पूरी प्रक्रिया, 3 जो कृषि रोड मैप थे उसमें बाजार कहीं नहीं था। जब बाजार नहीं होगा तो किसानों के उत्पाद सही दाम पे नहीं बिकेंगे, उसका सही मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। इसलिए पूरी बाजार की भी व्यवस्था चौथे रोड मैप में रहेगा, ये नया चीज आएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, हम आंकड़ों के जरिए नहीं, जो बजटरी सपोर्ट के जरिए नहीं, हम नीतियों में व्यापक बदलाव के जरिए कृषि क्षेत्र में हम क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। तो कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को आप सुन रहे थे, जो ये कह रहे हैं कि हम एक बहुत बड़ा व्यापक बदलाव लाने वाले हैं, इस विभाग से जुड़े हुए समस्याओं को दूर किया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ आरोप लगाते उन्होंने कहा कि विभाग को बर्बाद करने के पीछे अगर किसी की भूमिका अगर दिखती है तो वो पिछले के सरकारों में बीजेपी के नेताओं की तरफ और केंद्र सरकार की तरफ आरोप लगाते दिखे। लेकिन इस बीच खाद को लेकर किसान परेशान है। खाद की समस्या से 2-4 हो रहे किसान देखिए कैसे खाद के लिए हाहाकार कर रहे हैं, क्योंकि खेती किसानी के लिए जिस खाद की जरूरत है उस खाद को लेकर मारामारी करती हुई स्थिति है। रात से लाइन में खड़े होकर किसान जो हैं वो इस खाद के लिए इंतजार करते हैं, तब भी उनका इंतजार खत्म नहीं होता। और अब खाद की किल्लत की समस्या इस वक्त सामने आ रही है। खाद की किल्लत से किसान किस कदर परेशान है, ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हमारे संवाददाता राकेश रंजन ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। क्या है स्थिति आप भी देखिए। कृषि मंत्री लाख दावे करे, लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार में किसानों को इन दिनों यूरिया खाद प्राप्त करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। और मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतामढ़ी के डुमरा के बिस्कोमान भवन में, और बिस्कोमान भवन का जो गोदाम है वह खाद से बिल्कुल खाली पड़ा है, क्योंकि यहाँ यूरिया खाद पिछले 8 तारीख से नहीं है। हालांकि जो गोदाम प्रबंधक है उनका कहना है कि यहाँ मिक्सचर जो खाद होता है उसकी मात्रा उपलब्ध है, लेकिन यूरिया खाद पिछले 8 तारीख से यहाँ गोदाम में आया नहीं है। रैक नहीं आने की वजह से यूरिया खाद किसानों को मिल नहीं रहा है, जिसके कारण किसानों में यूरिया खाद को लेकर हाहाकार की स्थिति मची हुई है। और सवाल यह भी है कि सीतामढ़ी जिला भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित है और
कई किसान ये भी आरोप लगाते हैं कि जो यूरिया खाद है वह नेपाल भेज दिया जाता है, जिसके चलते किसानों को यहाँ यूरिया खाद नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ गोदाम प्रबंधक है, उनसे बात करते हैं। सर बताइए क्या स्थिति है? सर अभी तो मतलब यूरिया जो है यहाँ जो अलॉट हुआ था 2500 बैग इस महीने में लगभग 4 तारीख को आया था, उसका वितरण कर दिया गया है। 8 तारीख को हम लोग मतलब यूरिया का लास्ट स्टॉक मतलब बांट करके इस समाप्त हो गया। उसके बाद अभी यूरिया आया नहीं है। क्या किसान आते हैं लौट जाते? जी किसान तो डेली आते हैं, सैकड़ों के संख्या में मतलब किसान यहाँ पे आते हैं, लेकिन वापस चले जाते हैं। आप देख सकते हैं सीतामढ़ी जिले के जो बिस्कोमान के गोदाम के प्रबंधक है, उनका कहना है कि दूर दूर से किसान यहाँ आते हैं और उनको खाली हाथ लौटना पड़ता है और समझा जा सकता है कि किसानों की इस परिस्थिति में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। तो आमूलचूल परिवर्तन बाद में होगा, लेकिन जिस जरूरत के साथ किसान इस वक्त परेशान हैं यूरिया की, वो यूरिया की किल्लत जल्द से जल्द दूर हो, इसी की गुहार किसान भी लगा रहे हैं। हालांकि कालाबाजारी का आरोप बार बार लगता रहा है, इसे भी देखने और समझने की जरूरत विभाग को है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।